हेलो गाइस, यह है ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपको 4 वेयर हाउसेस दिए हुए हैं और आपको 3 फैक्ट्रीज यहां पे गिवन है और इसी के साथ आपको सप्लाई और डिमांड भी दिया हुआ है। और यहां पे जो आपको दिया है यह है कॉस्ट, जो कि रुपीज में है। द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ यूनिट्स विथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट इन रुपीज आर गिवन बिलो। तो इस बेस पे गाइज आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आईबीएफएस फाइंड आउट कर लो बाय यूजिंग वैम मेथड। लेकिन गाइज मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ वैम मेथड ही यूज नहीं करूंगा, मैं एनडब्ल्यूसी से भी इसे सॉल्व करूंगा और एलसीएम से भी इसे सॉल्व करूंगा। फिर उसके बाद है टेस्ट द ऑप्टिमैलिटी यूजिंग मोदी मेथड। तो गाइज मोदी मेथड ही यूज किया जाता है ऑप्टिमैलिटी को टेस्ट करने के लिए और फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट करना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में बताना है इज द सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं, और कमेंट भी करना है। तो चलिए गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की इस जर्नी को। तो गाइस सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मेरी प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं। तो गाइस अब अगर मैं इसका टोटल करूं 14, 20 और 16, तो गाइज मुझे यहां पे मिलेगा 50। और गाइज अगर मैं डिमांड का टोटल करूं तो मुझे यहां पे इन सब का टोटल अगेन मिल जाता है 50। इसका मतलब गाइज प्रॉब्लम है मेरी बैलेंस्ड। मैं यहां पे लिखूंगा मेरा सप्लाई इक्वल है डिमांड के, देयरफॉर इट इज अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। अब गाइज मैं स्टेप नंबर 2 की तरफ चलता हूं। स्टेप नंबर 2 में क्या चेक करना है कि ये मैक्सिमाइजेशन है या मिनिमाइजेशन। तो गाइज आपको कॉस्ट दिया है, कॉस्ट, तो ये मिनिमाइजेशन की ही प्रॉब्लम बनती है। अगर मैक्सिमाइजेशन होता तो प्रॉफिट दिया होता। मैं यहां पे डायरेक्टली लिख दूंगा इट इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो गाइज मैंने ऑलरेडी यहां पे स्टेप्स लिख लिया है। मेरे पास स्टेप 3 भी मैंने यहां पे लिख लिया है, जिसमें एनडब्ल्यूसी से भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और एलसीएम से भी सॉल्व करेंगे और वैम से भी सॉल्व करेंगे। तो गाइज एनडब्ल्यू से हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एनडब्ल्यू से स्टार्ट करने के लिए गाइज मेथड क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से हमें स्टार्ट करना है। तो नॉर्थ ये है, वेस्ट ये है, तो गाइस नॉर्थ और वेस्ट का कॉर्नर ये बन जाएगा। तो हमें यहां से स्टार्ट करना है। तो बेसिकली जो सबसे पहली सेल है हमें वहां से स्टार्ट करना है और चलते जाना है। फिर टर्न लेना है। कब टर्न लेंगे, जब सप्लाई या डिमांड फिनिश हो जाएगा। फिर टर्न लेना है। कब टर्न लेंगे, जब सप्लाई या डिमांड फिनिश हो जाएगा। इस तरीके से चलते रहना है। तो गाइस सबसे पहली सेल है 7 वाली। तो यहां पर मेरा डिमांड और सप्लाई कितना है, सप्लाई है 14 और डिमांड है 15। तो गाइस जो सबसे छोटा नंबर है उसे मैं यहां पे एलोकेट कर दूंगा। तो 14 यहां पे एलोकेट हो गया है और ये रो हो जाएगी कैंसिल। यहां पर सिर्फ 1 बचेगा। अब क्योंकि नीचे 1 बचा है, मैं बाजू में जा सकता हूं 8 पे? नहीं, क्योंकि रो ही कैंसिल हो गई है। तो मुझे नीचे जाना है गाइस। मैं नीचे जाता हूं। मैं इस 5 में एलोकेशन करूंगा। तो मेरा डिमांड है 1 और सप्लाई है 20। तो मैं यहां पे 1 डाल दूंगा और यहां पे आ जाएगा 19। तो गाइस यहां पे मेरी डिमांड हो गई कैंसिल। अब 5 के बाद मैं 2 पे नहीं जाऊंगा क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया, कॉलम कैंसिल हो गया। तो मैं 2 के बाजू में देखता हूं। 2 के बाजू में क्या है, 10। मैं 10 पे एलोकेशन यहां पे लगाता हूं। तो गाइस यहां पे डिमांड है 10, सप्लाई है 19, छोटा नंबर 10। तो यहां पे डिमांड हो गई कंप्लीट और यहां पे बच जाएगा 9। तो सप्लाई अभी तक बची है। तो मैं 10 के आगे इस 4 पे जाऊंगा क्योंकि 7 पे नहीं जा सकता हूं, कॉलम तो ऑलरेडी यहां पे कैंसिल हो चुका है। तो मैं 4 पे जाऊंगा। मैं ऊपर भी नहीं जा सकता हूं, मैं बाजू में ही चलना है मुझे। तो 4 पे गाइस क्या होगा, डिमांड है 9, डिमांड है 12 और सप्लाई है 9। तो गाइस जितनी सप्लाई उतनी दे देते, 9 दे देते। तो सप्लाई मेरी हो गई है फिनिश और डिमांड में बच जाता है 3। अब गाइस मुझे नीचे चलना है। अब यहां पे सप्लाई और डिमांड कितनी है, डिमांड है 3, सप्लाई है 16। तो मैं यहां पे 3 दे देता हूं, मेरा डिमांड हो गया कंप्लीट और यहां पे सप्लाई में कितना बचेगा, 13। तो गाइस
अब बारी आती है इसकी, तो मैं इसे 13 दे देता हूं, तो मेरी डिमांड और सप्लाई हो गई पूरी कंप्लीट। तो जितनी सप्लाई थी उतनी डिमांड यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट। अब गाइज मैं निकालता हूं कॉस्ट, ऑप्टिमल कॉस्ट। तो ऑप्टिमल कॉस्ट में कैसे निकालूंगा, यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट लिखो या ऑप्टिमल कॉस्ट, मैं यहां पे लिखता हूं टोटल कॉस्ट। तो गाइज यहां पे क्या रहेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और लास्ट में 9 मल्टीप्लाई बाय 30। तो गाइज मैं इसका जल्दी से टोटल कर देता हूं। तो गाइज यहां पे टोटल कॉस्ट मुझे मिल रहा है 374 रुपीज। अब हम उसी स्टेप को मैं उसी स्टेप को सॉल्व कर रहा हूं, स्टेप नंबर 3, लेकिन इस बार मुझे करना है एलसीएम मेथड से। तो गाइज एलसीएम मेथड बहुत ज्यादा सिंपल है, मुझे सबसे लीस्ट कॉस्ट को देखना है। एल मतलब लीस्ट और कॉस्ट, तो सबसे लीस्ट कॉस्ट यहां पे है 2, तो गाइज मैं 2 पे एलोकेट करूंगा। डिमांड कितनी है 15 और सप्लाई कितनी है 16, तो जो सबसे छोटा नंबर है मुझे वो यहां पे लिख देना है। तो गाइज डिमांड को मैं यहां पे कर लेता हूं 15, तो डिमांड यहां पे हो गई कंप्लीट और यहां पे सप्लाई में बचेगा 1। अब गाइज जो नंबर्स बच गए हैं, ये नंबर्स बच गए हैं, इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है, अगेन वो है 2। तो गाइज यहां पे डिमांड कितनी है 13 और सप्लाई कितनी है 14, तो मैं यहां पे 13 को एलोकेट कर देता हूं, यहां पे मेरी डिमांड हो गई कैंसिल, यहां पे बच जाएगा 1। अब गाइस जो सबसे छोटा नंबर है वो है 4, तो मैं यहां पर एलोकेट करने वाला हूं, यहां पे आएगा 12, क्योंकि मेरी डिमांड इतनी ही है। सप्लाई में कितना बच जाएगा 6, सॉरी यहां पे 8 बचेगा। अब गाइस जो सबसे छोटा नंबर है 7, तो 7 पे हम एलोकेट करते हैं, तो 7 पे डिमांड है 10, सप्लाई तो 1 है, तो 1 लिख दो, सप्लाई हो गई कैंसिल, डिमांड यहां पे 9 बचेगी। अब सबसे छोटा नंबर है 8, तो 8 पे यहां पर डिमांड है 9 और सप्लाई है 1, तो 1 यहां पे डाल देते हैं, ये 1 पूरा हो गया कैंसिल, यहां पे बचेगा 8। अब लास्ट में 8 यहां पे आ जाएगा, तो ये 8 और 8 कैंसिल हो गया। तो गाइज यहां पर सक्सेसफुली मैंने एलसीएम मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब मैं कॉस्ट को कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो गाइस कॉस्ट को कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करना है, मैं यहां पे लिखूंगा टोटल कॉस्ट, ये है मेरा टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू, एलोकेशंस कहां पर है 2 इंटू 15 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 13। तो गाइज अब मैं जल्दी से इनको टोटल कर लेता हूं। तो गाइज यहां पर मुझे टोटल मिलेगा, टोटल कॉस्ट है 199 रुपीज। तो गाइज देखो कॉस्ट कितना कम हो गया है, एलसीएम से एनडब्ल्यूसी से 374 आपको मिल रहा है और एलसीएम से आपको मिल रहा है 199। अब गाइज मैं वैम मेथड को यूज करता हूं। तो गाइज वैम मेथड में हम आइट्रेशन को यूज करते हैं। आइट्रेशन कुछ नहीं आपकी होती है पेनल्टीज, तो यहां पे मैं लिखूंगा रो पेनल्टीज और यहां पे मैं लिखने वाला हूं कॉलम पेनल्टीज, कॉलम पेनल्टीज। सबसे पहला होगा आइट्रेशन 1, तो आइट्रेशन 1 में गाइस दोनों जगह पे मुझे 1 1 लिखना है। तो चलिए कॉलम से स्टार्ट करते हैं। तो इस कॉलम में दो सबसे छोटे नंबर कौन से, 5 और 2, तो दोनों का डिफरेंस क्या है 3। अब इसी तरीके से गाइस जो आइट्रेशन होता है वो दो सबसे छोटे नंबर्स का डिफरेंस होता है। तो गाइस यहां पे दो सबसे छोटे नंबर कौन से, 7 और 8, तो 7 और 8 का डिफरेंस है 1। इसी तरीके से इस कॉलम में दो सबसे छोटे नंबर्स कौन से हैं 5 और 4, तो डिफरेंस है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9 और 2, तो यहाँ पे डिफरेंस है 7। अब गाइस कॉलम कॉलम पेनल्टीज को तो मैंने निकाल लिया है, अब मुझे रो पेनल्टीज को निकालना है। तो इस रो में सबसे छोटे नंबर्स है 7 और 5,
5 और 2, नॉट 7 और 5, 5 और 2, तो इसका डिफरेंस है 3। और यहां पर रो 2 में दो सबसे छोटे नंबर्स है 4 एंड 5, उसका डिफरेंस है 1। अगेन यहां पे 2 और 7, तो डिफरेंस है 5। अब गाइस सबसे बड़ी पेनल्टी मुझे कहां पे मिली है, रो में या कॉलम में? तो गाइस ये कॉलम में मिली है। मैं इसे सर्कल कर देता हूं। तो इस कॉलम में एक्चुअली मुझे देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा मुझे मिल रहा है। तो गाइस सबसे छोटा नंबर इसमें आपको कौन सा मिल रहा है? तो गाइस यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 2। मैं यहाँ पे 2 पे एलोकेशन करूंगा। डिमांड कितनी है 13 और सप्लाई कितनी है 40, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे डाल दो और इसे कैंसिल कर देता। तो डिमांड यहाँ पे हो गई कैंसिल, सप्लाई में सिर्फ 1 बचा है। तो अब गाइस मैं एक आइट्रेशन से सिर्फ एक डिमांड और सप्लाई को ही एलोकेट कर सकता हूं। अब मुझे नेक्स्ट आइट्रेशन करना है, सेकेंड आइट्रेशन। तो अगेन मैं वही चीज करूंगा, यहां पे मैं 3 लिख देता हूं क्योंकि 5 और 2 का डिफरेंस, दो सबसे छोटे नंबर्स का डिफरेंस 3 है और यहां पे दो सबसे छोटे नंबर्स का डिफरेंस है 1, यहां पे है 1 और ये तो कैंसल ही हो चुका है। अब अगर गाइज मैं रो की बात करूं तो सबसे छोटे नंबर्स कौन से हैं? 5 और 7। 2 तो कैंसिल हो चुका है तो 5 और 7 बचता है। तो 5 और 7 का डिफरेंस क्या है गाइस? यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। अब इसी तरीके से यहाँ पे दो सबसे छोटे नंबर्स है 4 और 5 जिसका डिफरेंस मुझे 1 आता है और लास्ट में दो सबसे छोटे नंबर्स है 2 और 7, 2 और 6। तो गाइस इसका होता है 4, 2 और 6। तो गाइस यहाँ पर भी 4 ही आना चाहिए था, यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ, नो इशू। उसका तो यूज हुआ नहीं लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूं 4। अब गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो गाइस सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी पेनल्टी है 4। तो 4 में मैं गाइस क्या करने वाला हूं? 4 में मैं इस रो में मैं सबसे छोटा नंबर ढूंढूंगा और वहां पे एलोकेट कर दूंगा। तो सबसे छोटा नंबर है 2। यहाँ पे 15 और 16 किसे एलोकेट करना है? 15 को। तो गाइस ये डिमांड हो गई कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ बचा है 1। अब गाइज मुझे नेक्स्ट आइट्रेशन को करना पड़ेगा। तो यहां पे है थर्ड आइट्रेशन और ये भी है मेरी थर्ड आइट्रेशन। तो गाइज थर्ड आइट्रेशन में ये और ये तो कैंसिल हो चुका है। अब दो कॉलम बच जाते हैं। इस कॉलम में गाइज सबसे छोटे नंबर्स हैं 7 और 8 जिसका डिफरेंस है 1 और बाजू वाले कॉलम में सबसे छोटे नंबर्स है 4 और 5 जिसका अगेन डिफरेंस है 1। अब इसी तरीके से रो की बात करते हैं तो गाइस 8 और 5 यहाँ पे सबसे छोटे, क्योंकि 7 और 2 तो कैंसिल हो चुके हैं। तो गाइस 8 और 5 यहाँ पे यही बच जाते हैं। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस आता है 3 और नीचे इनका डिफरेंस आता है 10 और 4 का डिफरेंस आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 1। तो गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6 सबसे बड़ी पेनल्टी है। तो इस रो में मैं सबसे छोटे नंबर को एलोकेट करने वाला हूं। तो गाइस सबसे छोटा नंबर यहाँ पर है 4। तो मैं 4 में एलोकेट करूंगा मेरे डिमांड को या सप्लाई को? तो गाइस यहां पे मैं डिमांड को एलोकेट करूंगा, मेरी डिमांड कैंसिल हो जाएगी और यहां पे बचेगा सप्लाई में से सिर्फ 8। मुझे आइट्रेशन 4 करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही कॉलम बचा है और कॉलम में यहां पर तो मैं लिख दूंगा लेकिन यहां पर नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि यहां पे तो सिर्फ एक ही नंबर है। तो गाइस इसके लिए मैं सिंपली यहां पे एलोकेट कर देता हूं। यहां पे आ जाएगा 1 तो यहां पे 9 बच जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ये 1 तो चला गया, यहां पे आ जाएगा 8 तो यहां पे 1 बच जाएगा और ये 1 यहां पे आएगा तो दोनों तरफ से 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो गाइस सक्सेसफुली मैंने यहां पर वैम मेथड के जरिए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो गाइस मैं यहां पे कॉस्ट को कैलकुलेट करने वाला हूं। मैं यहां पे लिखूंगा टोटल कॉस्ट। तो गाइस टोटल कॉस्ट यहां पे क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 13। तो गाइज यहां पे कितना आएगा? यहां पे आएगा 30, यहां पे आएगा 8, यहां पे आएगा 80, यहां पे आएगा 7, ये होगा 48 और गाइज ये होगा 26। तो गाइज जब मैं इसे टोटल करूंगा तो ये भी मुझे मिलेगा टोटल कॉस्ट ₹199। तो गाइज वैम मेथड से भी मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। अब मैं निकालने वाला हूं ऑप्टिमैलिटी को, लेकिन ऑप्टिमैलिटी को निकालने के लिए डीजेनरेसी को चेक करना होगा। तो गाइस डीजेनरेसी के लिए सबसे पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं कि मुझे
वैम मेथड में, मैं वैम मेथड का सॉल्यूशन यूज कर रहा हूं। वैम मेथड में कौन सी एलोकेशंस मिली है? तो गाइज यहां पे 15181, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। यहां पे मुझे मिला है 15, ये है 1, ये है 8, ये है 1, ये है 5, ये है नहीं, यहां पे है 12 और यहां पे है 13। तो गाइस जो IBFS में वैम मेथड से मुझे सॉल्यूशन मिला है, मैंने उसे यहां पे लिख दिया है। अब मैं चेक करता हूं कि ये डीजेनरेट है या नहीं। तो मैं यहां पे देखता हूं नंबर ऑफ टोटल, या फिर नंबर लिख दो, एक ही बात है। नंबर ऑफ एलोकेशंस, तो गाइस नंबर ऑफ एलोकेशंस, एलोकेशंस को हम ऑक्यूपाइड सेल्स भी कहते हैं। तो गाइस नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, मैं यहां पे लिख देता हूं 6। अब m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू क्या आती है? तो गाइस m क्या है? ये 1 2 3 4, ये आपका m है। और n क्या होना चाहिए फिर? 1 2 3, ये आपका n है, माइनस 1। तो गाइस यहां पे आपको 6 ही मिलता है। मैं यहां पे लिखूंगा therefore सिंस, नॉट therefore, सिंस उल्टा लिखना है। नंबर ऑफ एलोकेशंस इक्वल है m प्लस n माइनस 1 के। अगर कम होते, अगर एलोकेशंस छोटे होते m प्लस n माइनस 1 से, तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन डीजेनरेट है, तब कोई जुगाड़ करना पड़ता है। लेकिन गाइस आपको सिलेबस में ही नहीं है डीजेनरेसी, आपको सिर्फ थ्योरी पार्ट में है, सिलेबस में नहीं है। तो यहां पर मैं सिर्फ, यहां पे जो आपको क्वेश्चन, यहां पे जो भी आपको क्वेश्चन रहेगा उसमें डीजेनरेसी होगी ही नहीं, बस नाम के लिए चेक कर लेना है इसे। तो फॉर्मेलिटी के लिए यहां पे मैं चेक कर देता हूं। देयरफॉर मैं यहां पे लिखूंगा इट इज नो डीजेनरेसी, यहां पे लिख देता हूं नो डीजेनरेसी, नो डीजेनरेसी। तो गाइस अब आप अपने सॉल्यूशन की ऑप्टिमैलिटी को टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको जो सॉल्यूशन मिला है उसमें कोई खराबी नहीं है। तो गाइस इस सॉल्यूशन की ऑप्टिमैलिटी को चेक करने के लिए मैं यूज करूंगा मोदी मेथड। तो गाइस ये मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड है। तो गाइस मोदी मेथड यूज करने के लिए आपको u और v को लेना होगा, और u में सबसे पहले सेल वैल्यू को आप 0 लिखोगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 0। गाइज यहां पर मैंने एलोकेशंस तो डाला ही नहीं, विदाउट एलोकेशंस मैं वैल्यूज को कैसे निकालूंगा? तो गाइज यहां पे मैंने एलोकेशंस को लिख लिया है। अब मैं इस 0 की हेल्प से एक, यहां पे पहले एक लाइन खींचता हूं इस तरीके से। तो गाइज इस रो में मैं एक लाइन खींचता हूं। यहां पे एलोकेशंस कहां कहां पे मिले हैं? 13 पे, तो यहां पे v की वैल्यू निकाल सकता हूं। 8 पर भी मैं v की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो गाइज यहां पे एक फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं, u प्लस वी इक्वल्स टू सी। तो गाइज c क्या है? मान लो मैं सबसे पहले ये यहां पर निकाल रहा हूं, तो c मेरा है 2, मैं लिख देता हूं 2। और v क्या है? वही तो निकालना है। u क्या है? 0। तो गाइज v मेरा 2 मिल गया है, यहां पे v लिख देता हूं मैं 2। अब गाइज मुझे इस 8 की हेल्प से v की वैल्यू को निकालना है। तो गाइज यहां पे 8 आ जाएगा। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट तो 8 है, तो मैंने 8 लिख दिया है। v पता करना है, u मेरा 0 है, तो गाइज v मुझे क्या मिलेगा? v मुझे 8 ही मिलेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 8। तो इस 0 की हेल्प से मैंने दो वैल्यूज को निकाल लिया है। अब देखते हैं कि इन दोनों वैल्यूज से क्या मैं और वैल्यूज निकाल सकता हूं। तो गाइस 2 से कुछ निकल पाएगा? नहीं, 13 पे तो 0 मिल रहा है, ऑलरेडी है 0, हमने खुद ने लिखा है। तो गाइस यहां से हम नहीं निकाल सकते हैं 2 से। 8 से देखते, तो 8 से क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ, पहले यहां पे निकाल लेते हैं। तो गाइस यहां पे किस तरीके से निकलेगा? कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है 7। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है 7। तो गाइज मैं यहां पे लिख देता हूं 7। और v क्या है? v 8 है, इस केस में u हमें निकालना है। तो गाइज ये 8 जब यहां पे जाएगा तो हो जाएगा उसकी साइन चेंज, माइनस हो जाएगा, -8। 7 माइनस 8 क्या होता है? 1। और बड़ा नंबर 8 है, उसकी साइन है माइनस, तो यहां पे होगा -8। तो गाइज मुझे u यहां पे मिल गया है -1। अब गाइज इस 8 की बारी आती है।
तो मैं यहां पर कॉस्ट लिख देता हूं। कॉस्ट क्या है इस केस में 10, तो गाइज मैं यहां पे लिखता हूं 10 और v कितना है 8 प्लस u तो निकालना है। तो गाइज ये 8 यहां पर जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो गाइज हमें मिलेगा 2। तो गाइज हमें 2 यहां पर मिल चुका है। क्या मैं इस 1 की हेल्प से यहां पे v की वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं, बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। तो चलिए निकालते हैं। तो गाइस यहां पे कॉस्ट कितना है 2 और u की वैल्यू कितनी है -1। v तो निकालना है, तो v ऐसे ही रहेगा, -1 इधर आएगा, -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 + 1 यहां पे होता है 3। तो गाइस ये वैल्यू निकल चुकी है। अब मुझे क्या निकालना है? तो यहां ये तो हम देखेंगे ही नहीं गाइस, ये तो सप्लाई और डिमांड है, ये कॉस्ट की वैल्यूज नहीं है। यहां पे क्या बच जाता है? ये 2 की हेल्प से हम यहां पर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल के देखते हैं कि कैसे निकले। तो गाइस कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है 4। मैं यहां पे लिख देता हूं 4। v कितना है 2 और u कितना है? नहीं u 2 है और v निकालना है, तो गाइस v वैसे रहेगा, 2 यहां पर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, 4 - 2 होता है 2। तो गाइस यहां पे मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 2। तो इस तरीके से मैंने u और v की वैल्यूज को निकाल लिया है। तो गाइस ऑप्टिमैलिटी को चेक करने के लिए मुझे जो अनऑक्यूपाइड सेल्स है उनकी वैल्यूज को निकालना होगा। तो गाइज उसके लिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मैं लिखूंगा डेल इक्वल्स टू सी माइनस यू प्लस वी। तो गाइज सबसे पहले इस डेल को मैं निकालता हूं। क्या है ये डेल? कॉस्ट क्या है 7 और इस केस में u है 0 और v है 3। तो गाइस 0 प्लस 3 क्या होगा? 0 प्लस 3 तो 3 होगा और 7 माइनस 3 हो जाएगा 6 नहीं 4 होता है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 4 और इसे मैं छोटा करके यहां पे डाल देता हूं। अब गाइज मैं दोबारा यहां पे लिखता हूं डेल इक्वल्स टू सी माइनस यू प्लस वी। तो गाइज कॉस्ट में अब इसके निकालने वाला हूं। तो यहां पे कॉस्ट क्या आएगी? यहां पे कॉस्ट है 5 माइनस यू मेरा कितना है इस केस में? यू देखो ना, यहां पे यू कितना है 2 है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2 और कॉलम में वी कितना मिल जाता है 3। तो गाइज 2 + 3 क्या होता है 5। 5 - 5 0। तो अब मुझे यहाँ पे जीरो मिल गया है गाइस, जीरो मिला है जीरो। तो यहाँ पे सर्कल कर दो। फिर भी इतनी घबराने वाली बात नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, हम उससे निपट लेंगे। गाइस अब ये 5 को देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल इक्वल्स टू सी माइनस यू प्लस वी। तो गाइस कॉस्ट क्या है 5 और u है 0 और v है 2। तो 5 में से 2 अगर मैं डायरेक्टली निकाल दूं 5 में से 2 तो बच जाता है 3। तो गाइस मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3। अब नेक्स्ट डेल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेल इक्वल्स टू सी माइनस यू प्लस वी। तो गाइस कॉस्ट कितना है? मैं किसको ले? मैं इसको लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ। ये तो बहुत छोटा बन गया, मैं ऐसे लेता हूं। तो गाइज यहाँ पे कॉस्ट है 6, मैं लिखता हूं 6 माइनस यू क्या है -1। देखो ना यहाँ पे यू क्या है, ये है यू -1 और वी क्या है नीचे देखो 2। तो यहाँ पे लिखता हूं 2। 6 माइनस ब्रैकेट वैसे ही रहेगा, माइनस प्लस अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस प्लस माइनस, दो में से एक निकाल दो, एक बचा। बड़ा नंबर क्या है 2 और बड़े नंबर की साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। तो गाइज 6 - 1 एक्चुअली होगा 5। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 5 और कर देता हूं इसे मैं छोटा। अब गाइज यहाँ पे दो नंबर्स बच जाते हैं, एक यहाँ पे है, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूं फॉर्म्यूला। गाइज कॉस्ट यहाँ पे क्या है 9 माइनस यू क्या है 2 और गाइज वी क्या है 2। तो 9 - 4, ये 2 + 2 4 हो जाएगा। 9 - 4 कितना होता है गाइज 5 होगा 5। यहाँ पे मैं लिखूंगा 5। अब गाइस बच जाता है लास्ट वाला नंबर। मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, यहाँ पे माइनस है माइनस। तो गाइस यहाँ पे क्या आने वाला है, कॉस्ट है 9 और u है -1 और यहाँ पे आएगा 2। 9 वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट में माइनस प्लस माइनस, तो दो में से एक निकाल दो, एक बचा, बड़े नंबर की साइन रहेगी प्लस। तो 9 - 8 यहाँ पे क्या रहेगा 8। तो गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8।
तो बड़ी खुशी की बात है कि मुझे नेगेटिव नहीं मिला, लेकिन जीरो तो मिल गया ना। ठीक है, जीरो को हम देख लेते हैं क्या है। तो गाइज अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो आईबीएफएस हमने निकाल लिया है, मोदी मेथड से भी हमने निकाल लिया, और मोदी मेथड की ऑप्टिमैलिटी को हमको देखना है। तो गाइज मोदी मेथड की ऑप्टिमैलिटी को हम चेक कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, मैं यहां पे लिख दूंगा। मैं यहां पे क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल सिंस जो डेल की वैल्यू आई है ना, वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो आई है, लेस देन नहीं मिली है। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं इट इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मैं ऑप्टिमल बोल सकता हूं क्योंकि नेगेटिव है ही नहीं। तो सॉल्यूशन की ऑप्टिमैलिटी को निकाल दिया है मैंने। क्वेश्चन में क्या पूछा था बी में, मैं चेक कर देता हूं। टेस्ट द ऑप्टिमैलिटी यूजिंग मोदी मेथड, और क्या करना है, एंड फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो गाइस मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाला हूं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहां पे बहुत ही सिंपल है, मैं यहां पे लिखूंगा देखो टोटल कॉस्ट क्या रहेगा, यही मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो गाइस एलोकेशंस कहां पे, 2 इंटू 15 पे मिला है। तो गाइस बेसिकली यहां पे चेंजेस कुछ नहीं हुई है, जो मुझे ये मिला है मैं इसे ही कॉपी कर देता हूं, और गाइस यहां पे मैं कर देता हूं पेस्ट। तो गाइस यहां पे 199 रुपीज ही मुझे मिला है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, इज द सॉल्यूशन यूनिक। तो गाइस यूनिकनेस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन वन में क्या बताया था, तो मैं दोबारा जाता हूं क्वेश्चन वन में और झांक कर देखता हूं कि मेरे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। यूनिक होने के लिए गाइस क्या चाहिए, अगर आपके पास जीरो नहीं है तो सॉल्यूशन यूनिक है, लेकिन अगर आपके पास जीरो आ गया तो आप ये कहोगे कि बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं गाइस, और इस क्वेश्चन में कर देता हूं पेस्ट, क्योंकि ये सी ही है। मुझे कमेंट करना है, इतना बड़ा कमेंट जब मैं लिखूंगा और जब गाइस आप लोग लिखोगे तो एग्जामिनर महा खुश हो जाएगा। तो गाइस ऑप्टिमल सारे ऑप्टिमल होते हैं, बस नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये जो दूसरा है ना लेस देन जीरो, नहीं होना चाहिए। अगर आ गया तो ऑप्टिमल ही नहीं है। तो गाइस ऑप्टिमल में ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब अगर आपको जीरो मिल रहा है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपका डेल जीरो ही नहीं है, कहीं पर जीरो ही आपको नहीं मिला है, तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। अगर आप आपके क्वेश्चन में देखोगे तो आपको जीरो मिला है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आप इसके निकाल सकते हो। बहुत सारे सॉल्यूशन निकालने का मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है। गाइस अगर आपको 6, अगर आपको 12 लेना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, या 4 मल्टीप्लाई बाय 3, या 2 मल्टीप्लाई बाय 6, या 6 मल्टीप्लाई बाय 2, या 12 मल्टीप्लाई बाय 1, या 1 मल्टीप्लाई बाय 12। तो गाइस बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं 12 निकालने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस हमें डेल की वैल्यू जीरो मिली है कहीं, तो डेल इक्वल्स टू जीरो हमें मिला है, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर इट इज नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन। नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन, एक लौता सॉल्यूशन नहीं है, यहां पे मल्टीपल मल्टीपल सॉल्यूशन है। देयर इज अ मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो गाइस मल्टीपल सॉल्यूशन यहां पे पॉसिबल है, तो आप इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो गाइस इसी के साथ यहां पर ये क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। अब गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।